जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में एक बड़े ही शानदार वाले अंदाज में जुटे हुए होंगे। पूरी आशा करता हूं कि बड़ी ही मेहनत के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जितना भी आप पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से उसका रिवीजन भी करते हैं। बाकी आप सभी अपने हालचाल बताइए और मैं पूछता हूँ आप सभी से एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेंगे सभी लोग आंसर। तो लास्ट टू लास्ट क्लास में देखिए, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी थी मेरे साथ, इस वजह से आपकी क्लास कल नहीं हो पाई। तो परसों की क्लास में जो सदियों पुरानी क्लास थी हमारे लिए, तो एक दिन का अंतर सदियों पुराना हो जाता है, तो उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें हमने अपवर्तन के बारे में सीखा था, रिफ्रैक्शन के बारे में सीखा था। और उसी से संबंधित मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और पूछता हूँ कि बताइए, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक बताइए। हीरे का अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताओ, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो सकता है? सभी साथियों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। सूरज, गुड़िया, राहुल, ज्ञानेंद्र, शैलेश हमारे साथ जुड़े हैं, अर्चना हमारे साथ जुड़े हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कंचन, बहुत सारा आभार। विकास भाई गुड मॉर्निंग सर, केमिस्ट्री की क्लास लगवा दीजिए। चंदन पांडे, मैंने डेट तो पता की है, एक सेकंड का और मुझे समय दे दीजिए बस। आप क्वेश्चन का आंसर करिए, तब तक मैं आपको डेट कंफर्म कर देता हूँ। मतलब ये मान लो कि जितना आप मुझसे कहते हैं उतने से ज़्यादा मैंने मैनेजमेंट को बोला हुआ है। दिक्कत पता ये होती है कि इस बैच में ना हमने कोशिश की है अच्छे टीचर्स देने की, और टीचर्स के पास जब क्लासेस ज़्यादा होती हैं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बढ़िया आप सभी का आंसर, और आप कहते हैं 2.42। बायोलॉजी की क्लास शुरू हो गई है क्या? एक बार बताएंगे सभी, एक बार जरा बताना, क्या बायोलॉजी की क्लास शुरू हो गई है? हरीश बाबू एक कप चाय पिला दो और पानी भी ले आना। 2.42, बहुत बढ़िया, आप सभी का एकदम शानदार आंसर है। जरा कंफर्म करिए, क्या बायोलॉजी की क्लास शुरू हुई है? नहीं हुई है? 2.42। एक बार ना मैनेजर साहब को कॉल कर लो बाहर जाके और बोल दो कि ग्रुप डी में केमिस्ट्री या बायोलॉजी की डेट बता दो, है ना? मैंने उनको बोला हुआ है, वो बता देंगे कब से शुरू होगा। तो ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और हीरे का अपवर्तनांक आपने बताया 2.42। अगर देखिए प्रकाश के अपवर्तन को हम रिवाइज करने बैठे तो मैं आपको बताऊं, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। हमने देखा रिफ्रैक्शन होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, हट जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। हमने देखा था कांच की एक पट्टी से अपवर्तन कैसे होता है, जिसमें हमने देखा था प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। व्हेन अ लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड if it travels from denser medium to rarer medium, then it goes away from the normal। ये चीज़ें हमने सीखी थी बहुत अच्छे से। उसके बाद हमने देखा था कि एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, और हमने ये सुना था अपवर्तनांक का मतलब कि वो मटेरियल ये कहता है कि मैं प्रकाश की चाल को अपने अंदर इतने गुना धीमा कर सकता हूं। यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। भाई देखो, अभी जो मुझे डेट बताई गई है वो 25 की बताई गई है, क्योंकि 25 तारीख तक तो आपकी मैराथन है, एएलपी आदि की मैराथन जो चलेंगी, तो मैराथनों के बाद ही आपकी वो क्लास लग पाएगी, क्योंकि अभी सारे टीचर्स उधर मैराथन में बिजी हो जाएंगे। तो निश्चिंत रहिएगा, वो आपकी क्लास 25 के बाद शुरू हो जाएगी। रोहन कोरी कहते हैं मैथ में तो जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे लिखा जाता है। भाई मैथ से क्यों तुलना कर रहे हो? एक बात बताओ, अगर आप कहने लगो जी, मैं आपसे कहने लगूँ कि भाई लड़कियां तो लिपस्टिक लगाती है, तुम क्यों नहीं लगाते हो, तो कोई तुलना ही नहीं है। आप ये तो दिक्कत होती है, आपको समझ में आ गया, फिर भी आप कंफ्यूज होने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी तुलना दूसरे से मत करिए, ठीक है? चलो, दूसरे विषय से तुलना करके तो फिर हम कंफ्यूज ही हो जाएंगे। तो वहां तक पढ़ लिया था हमने प्रकाश का अपवर्तन। आज देखो बारी है अपवर्तन को पढ़ने की लेंसों से। तो आप कहेंगे लेंस से अपवर्तन, इस प्रकार से लेंसों से अपवर्तन होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंसेज। और आओ आज जरा जाने कि लेंसों से अपवर्तन कैसे होता है, लेंसेज से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो भाई लेंस के नाम पे क्या आते हैं हमारे साथ? वही हमारे दो चंगू मंगू, एक तो उत्तल बाबू
और एक अवतल बाबू, दो ही आ जाएंगे। तो एक तो होंगे हमारे पास उत्तल लेंस, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होगा हमारा अवतल लेंस, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब देखिए, आप में से जिनको भी आप में से जिनको भी दर्पण क्लियर है, अच्छा बताओ थम्स अप करके, मैंने कहा था ना कि जो दर्पण की क्लास करके आएंगे उन्हीं को लेंस क्लियर होंगे। तो दर्पण की क्लास किस किस को क्लियर है? क्लास का मतलब दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम, उत्तल और अवतल यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन, दर्पण का प्रतिबिंब का बनना कि वस्तु यहाँ रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो सारी चीजें अगर आपको क्लियर हैं तो मान लो आज की क्लास तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा लगेगा आपको जैसा सब कुछ पहले से आता है, थोड़े थोड़े से बदलाव के साथ। देखिए, पहले मैं आपको दिखाऊंगा उत्तल लेंस। अपने जादू के पिटारे में से मैं दिखाता हूं आपको सबसे पहले उत्तल लेंस। मेरा अवतल लेंस है नहीं यहाँ पे, कोई ले गया उसको। देखिए, अवतल लेंस में क्या, उत्तल लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अगर आपके पास ये होता तो आप इसको छू के देखते, ये ना बीच में से उठा हुआ है। अच्छा, अवतल लेंस क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, वो बीच में से दबा हुआ होता दिखने में बिल्कुल ऐसा ही। अब मैं आपसे कहता कि भाई इसका डायग्राम आप यहाँ बनाओ, ऐसे करके ऐसे देख के बनाते तो आपको क्या नजर आता? आप कहते भैया जी मेरे को नजर आ रही हैं दो सतह जो कि उठी हुई हैं ऐसे और ऐसे, इसके नाम पे आपको यही नजर आता। अच्छा, इसमें पॉलिश वॉलिश तो कहीं है ही नहीं। और अगर मैं आपको अवतल लेंस दिखाता तो आप समझ गए होंगे कि वो दिखने में कैसा होता। भैया जी अवतल लेंस होता हमारा दिखने में ऐसा, दोनों साइड से। अब देखिए, सारे के सारे टर्म वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा चल जाता है। कैसे? जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि बताइए दर्पणों में कौन ऐसा था जो लोगों के दिलों को मिलाता था, जो किरणों को इकट्ठा कर देता था, तो आप कहेंगे जी वो तो अवतल था। लेकिन यहां पर यह काम उत्तल करता है, यही तो उल्टा करना है बस सिर्फ। तो दर्पण जो है ना, लेंस जो है वो दर्पण के उल्टे होते हैं। तो उत्तल लेंस क्या करेगा, जब प्रकाश की किरणें इससे टकराएंगी तो ये क्या करेगा, उन्हें एक ही बिंदु पर समेट देगा कुछ इस प्रकार से। और इस दर्प लेंस को इसलिए बोला जाता है अभिसारी लेंस। इस लेंस को इसलिए क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। इस लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। अब एक ऐसा लेंस जो अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को, जो अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को बिखेर देता हो ऐसे, उसको बोलते हैं हम अवतल लेंस। मतलब वहां पे उत्तल दर्पण ये काम करता था और लेंसों में अवतल लेंस ये काम करता है। आई बात आपको समझ में? तो इसको बोलेंगे आप अपसारी, अपसारी लेंस यानी कि डायवर्जिंग लेंस। अच्छा, आपको वहां याद है कि ज्यादा केस किसके बने थे? आप कहेंगे जी अवतल दर्पण के, जो अभिसारी था, जो कन्वर्जिंग था। ऐसे ही यहां पर इसके ज्यादा केस बनेंगे उत्तल लेंस के, क्योंकि ये कन्वर्जिंग है। तो एक बार नोट करिए फटाफट से और फिर हम आगे की चीजों को चलेंगे। बहुत बढ़िया, सभी को दर्पण क्लियर है? तब तो कुछ है ही नहीं, आप देख रहे होंगे सब कुछ वही है, बस सिर्फ उल्टा उल्टा करते चले जाना है। वॉइस चेक कर लो, बफ हो रहा है? ठीक है, मैं एक बार दिखवा लेता हूँ, वॉइस को मैं दिखवा लेता हूँ, ठीक है? एक सेकंड का मुझे समय दीजिए। साउंड का कुछ इशू बता रहे हैं, एक बार देख लो। एक बार दोबारा स्टार्ट कर दो क्लास। अच्छा, आप लोग नोट कर लो, कोई बात नहीं, साउंड का इशू मैं ठीक करवा देता हूँ। दिक्कत है कुछ साउंड में? साउंड का कुछ इशू था।
चलो मेरे हिसाब से अभी साउंड का इशू जो है वो क्लियर हो गया होगा, एक बार बता देना नहीं हुआ हो तो ये हो गए आपके लेंस। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी जो होती है, बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी, वो दर्पण के लिए भी सेम है, लेंस के लिए भी सेम है, लेकिन थोड़ी सी अलग भी है। कैसे? देखो इसको नोट डाल के लिख लेना, इसकी हेडिंग बना लो नोट, ये या महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिख लो, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यानी कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। आओ देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कुछ इस प्रकार से है, जैसे ये है आपका लेंस, सही है। अब देखिए लेंस में जो किरण बीचों बीच से जाएगी वह आपका मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, सब कुछ सेम रहेगा। यहां पर जो पहले मिरर में पोल हुआ करता था, यहां पर उसको हम ओ से दिखाएंगे, और ओ कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। बस इसका नाम याद रखेंगे, मैं आगे ओ ही बोलूंगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो आप समझ जाना कि लेंस के बिल्कुल बीचों बीच के हिस्से की बात हो रही है, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर को। अब देखिए मुझे एक बात बताओ, जैसे दर्पण में तो हम केवल एक ही साइड खड़े हो सकते हैं भाई, दूसरी साइड तो उसमें पॉलिश होती है, यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। दर्पण में केवल हम एक साइड से इमेज देख पाते हैं, पीछे की साइड जाके खड़े होंगे तो हमें कुछ नजर भी नहीं आएगा। लेकिन मुझे बताओ लेंस में तो भाई दोनों तरह की व्यवस्था है। आप अगर इधर से टॉर्च की किरणें डालोगे तो किरणें यहां से जाके ऐसे पार निकल जाएंगी, इधर से टॉर्च की किरणें डालोगे तो यहां से इधर की तरफ पार निकल जाएंगी। मैं सही कह रहा हूं? तो लेंस में दोनों तरफ से किरणें डाल सकते हो। अब देखो अगर इधर से डालोगे तो ये इधर फोकस कर देगा, इधर से डालोगे तो ये इधर फोकस कर देगा, यानी कि इसका फोकस दोनों साइड होता है। तो देखिए इधर वाला जो फोकस होगा, इधर वाला जो फोकस होगा उसको बोलेंगे F1, और इधर वाला जो फोकस होगा उसको बोलेंगे F2। और जैसे वहां फोकस के दुगने को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे, वक्रता त्रिज्या कहते थे, यहां पर फोकस के दुगने को 2F कह देंगे बस। इसका दुगना 2F1 और इसका दुगना 2F2। तो आप समझ जाना कि वहां यहां पर C की जगह ये काम करेगा और F की जगह ये काम करेगा, बाकी ये तो दूसरी साइड के फोकस हो जाएंगे। सिर्फ आपको इनके नाम याद रखने हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना सा ही हमें सिर्फ याद रखना है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो 2F1 है वो इसका 2 गुना है, तो लिखा ही हुआ है 2, तो इसमें तो शायद कोई फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है। इससे न्यूमेरिकल कुछ नहीं आएगा ना, इससे कोई सवाल पूछा जाएगा। सिर्फ जब मैं वस्तु को रखूंगा तब मैं बोलूंगा कि F1 और 2F2 के बीच में, 2F2 के पीछे, 2F2 के पार, सिर्फ मैं तब बोल रहा हूँ, तो तब का ध्यान रखना बस। बताइए जरा एक बार, क्लियर है सभी को? चलो भाई क्लियर है भैया, मुझे समझ में आ गया, ओके। अब देखिए कुछ प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं, आओ जरा क्या देखते हैं वो, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो आपको पता है कि मिरर में कितने रूल बने थे? 4, यहाँ पे 3 से काम चल जाएगा। कैसे? देखो पहला रूल है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अच्छा ऐसे ना 3 बना लेते हैं, एक हो गया, एक इधर बनाते हैं और एक इधर बना लेते हैं। अब देखिए जब प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस से। बस हो गया काम। तो ये गुजरेगी आपके फोकस से। एक बच्चा कहता है जी आ ही फोकस से रही हो, तो मैं कहूंगा मुख्य अक्ष से गुजरने के बाद समांतर हो जाएगी। अगर ये आ ही फोकस से रही हो तो ये मुख्य अक्ष के बाद समांतर हो जाएगी। अच्छा उसका तीसरा, अगर प्रकाश की कोई किरण ओ से होकर जा रही है, ओ पर टकराती है, तो पता है वो पार निकल जाएगी, बिल्कुल बगैर अपवर्तन के पार निकल जाएगी। तो आप बस इतना याद रखना कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण का बिल्कुल सीधी निकल जाती है, ऐसे याद रखो। 2F बस समझना नहीं है, उसको ऐसे याद रखना है कि ये फोकस दूरी का दोगुना होता है, उसको समझना मझना कुछ नहीं है, बस ये फोकस दूरी का दोगुना होता है, बस इतना सा आपको याद रखना है उसके बारे में। समझने को कुछ उसमें है ही नहीं भाई। ये आप, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लो यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है,
और यहाँ से यहाँ तक की 10 है, तो मैं ये कह दूं कि ये दूरी जो है इसकी 2 गुनी है, खत्म। इसमें क्या समझने की बात है भाई, आसान सी चीज है। तो इन नियमों को एक बार याद रखना। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं प्रतिबिंब के बनने पर चलूं और मेन क्वेश्चनों पे चलूं जहां से सवाल एक्चुअल में पूछे जाते हैं। एक बार अगर आप थम्स अप करें तो। वॉइस मंजूर बाबू बिल्कुल ठीक है, पता है आपकी शायद फोन वोन में कोई दिक्कत होगा, बाकी सभी बच्चों को वॉइस बिल्कुल क्लियर है, तो एक बार आप अपनी तरफ से चेक कर लो। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ें। अब देखिए, अब हमें मेन चीज पढ़नी है और वो पढ़ना है प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना जहां से सवाल पूछे जाते हैं। प्रतिबिंब का बनना यानी कि इमेज फॉर्मेशन। आओ एक बार देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन में क्या पढ़ेंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं बिल्कुल दर्पण जैसा है, तो सबसे पहले किसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, उत्तल लेंस का, कि उत्तल लेंस से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि वहां पर अभिसारी, ये अभिसारी के ज्यादा केस बनते हैं हमेशा, क्योंकि इसके पास सारे गुण होते हैं। अब देखिए पढ़ेंगे कैसे, आपको पता ही है हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारा उत्तल लेंस हो गया और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, और इस पर स्थित बिंदुएं हैं। बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो ये हो गया आपका F1, एक बिंदु हो गया आपका 2F1। अब इसमें क्या करेंगे, हम वस्तु को एक बार तो रखेंगे फोकस से आगे रखेंगे, ठीक है, एक बार हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे, एक बार हम वस्तु को फोकस से पीछे रखेंगे, एक बार हम वस्तु को फोकस के 2 गुने पे, जो सी यहाँ पर सी की जगह इसने ले ली है, एक बार इसके पीछे रखेंगे और एक बार कहीं बहुत दूर इनफाइनाइट पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। तो इस प्रकार से टोटल हमें 6 केस पढ़ने हैं, ठीक है। F1 का नाम फोकस है, F2 का नाम फोकस का 2 गुना है, मतलब F2 का नाम द्वितीय फोकस कह लो आप, सेकेंडरी फोकस बिल्कुल बदल सकते हो सौरभ, कोई दिक्कत नहीं है। जिधर की साइड आप वस्तु को रखो उसकी साइड को F1 ले लो, दूसरी साइड को F2 ले लेते हैं। हालांकि हमें इतनी गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है, कभी आपके काम ही नहीं आएगा, सिर्फ F1 बस। चलो भैया जी मेरी समझ में आ गया। अब देखिए हमने देखा था कि भाई रे डायग्राम के चक्कर में तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रे डायग्राम से सारे तो हम नहीं बना पाते हैं। एक मैं पहला आपको रे डायग्राम से बता देता हूं, बाकी आगे तो हमें ट्रिक से पढ़ने हैं, और अब की बार तो हमें ट्रिक भी पहले से ही याद है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आओ जरा एक बार रे डायग्राम से देखते हैं। तो सबसे पहला वाला केस उठा लेते हैं कि जब हमारी वस्तु F1 से भी आगे रखी होगी। उसमें भी ऐसे ही हुआ करता था कि वस्तु फोकस से आगे रखी हुआ करती थी। ये है आपकी F1 से आगे वस्तु, ये देखिए ये है आपका F1 और ये है आपका F1 का 2 गुना। अब इसमें हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, F1 के आगे यहां रख दिया। अब देखो कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो कोई दो किरणें नियम के अनुसार उठाते हैं। क्या नियम होता है, मान लो इस पर पड़ रही हैं, इस वस्तु पर हजारों किरणें पड़ रही हैं, मैंने 2 किरणें उठाई। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मैंने देखा मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण तो भाई कहां से टकरा के लौट जाती है, फोकस से। फिर मैंने दूसरी किरण उठाई जो कि O से जा रही है, तो मैंने पाया कि ये किरण तो बिल्कुल सीधी चली जाती है। अब देखिए डायग्राम को देखने में ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये किरण जो फोकस से जा रही है और जो किरण O से जा रही है, इधर की साइड तो ये दोनों कभी मिले नहीं, जरा बताओ, इधर की साइड तो ये किरणें कभी मिलेंगी ही नहीं। भैया F1 F2 को निकालो दिमाग से यार, एक बात के पीछे मत रह जाया करो। F1 फोकस हो जाएगा, C की जगह है 2F1 नाम ले लेगा, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं होगा। बस इतना देखो अब यहाँ पर कि क्या ये किरणें इधर की साइड कभी मिल पाएंगी, जी नहीं, इधर की साइड तो ये कभी नहीं मिल पाएंगी। तो मुझे क्या करना है, जब किरणें नहीं मिल पाती हैं तो इमेज बनेगी ही नहीं, दरअसल बात ये है। लेकिन हम इमेज अगर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें पीछे की दिशा में खींच लेते हैं। आओ तो एक बार इन्हें पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, करो इन्हें पीछे की दिशा में एक्सटेंड। ये कैसे जाएगी आपकी, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से पीछे की दिशा में, कुछ इस तरीके से जाएगी। और ये कैसे जाएगी पीछे की दिशा में, कुछ इस तरीके से, ये देखिए
तो ये दोनों एक दूसरे से कहाँ टकराई हैं? दर्पण के पीछे कहीं टकरा रही हैं। इसकी पोजीशन चाहे जो भी हो। अच्छा, जब वर्चुअल इमेज बनती है तो उसको डॉटेड लाइन से ही दिखाते हैं, जिससे पता रहे कि ये रियल इमेज नहीं है। अब मुझे बताओ कि ये वस्तु है और ये बन गया आपका प्रतिबिंब। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वस्तु है, यानी कि ऑब्जेक्ट, और ये है आपका प्रतिबिंब, यानी कि इमेज। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में समानता, मतलब प्रतिबिंब के गुण क्या हैं? तो पहला, अगर मैं आपसे पूछूं प्रतिबिंब का गुण, तो आप कहेंगे कि साहब, चूंकि ये किरणों को पीछे खींचने से बना है, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, यानी कि वर्चुअल होगा। दिख भी रहा है आपको, आभासी है। ये इसको सीधा बोल रहे हो तो ये भी सीधा है, इसकी भी दिशा ये होगी। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वैसे भी सीधा होता है, यानी कि इरेक्ट ही होता है। तीसरा, साइज कैसा है? वस्तु से बड़ा है, यानी कि एनलार्ज है। और पोजीशन क्या है? तो पोजीशन है लेंस के पीछे, लेंस के पीछे, या वस्तु की ओर कह दो, लेंस के पीछे वस्तु की ओर, लेंस के पीछे वस्तु की ओर, टुवर्ड्स द लेंस, टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखो, यहां पर दर्पण से अलग होने वाली बात क्या है? क्या है समझो। देखो, अगर हम एक दर्पण लेते, जैसे मान लो मेरे पास ये एक अवतल दर्पण होता है, या कोई भी दर्पण होता मान लो मेरे पास इस तरीके से, तो दर्पण में क्या होता था, अगर आपको याद हो, थम्स अप करना, मजा आएगा। ये हमारी वस्तु रखी हुई है। अगर देखिए प्रतिबिंब इधर की साइड बनता था, उसमें हमने देखा अगर प्रतिबिंब इधर की साइड बन रहा है तो उस प्रतिबिंब को हम आभासी कहा करते थे, यानी कि वर्चुअल कहा करते थे। और अगर इधर प्रतिबिंब बनता था दर्पण में, तो उसको हम वास्तविक कहते थे, यानी कि रियल कहते थे। लेकिन देखिए लेंस में उल्टा रहेगा। मैंने कहा था ना, उल्टा ही करना है। कैसे? इधर वस्तु की साइड बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इधर वस्तु की ही साइड बना प्रतिबिंब आभासी होता है, वर्चुअल होता है। आप देख रहे हैं क्यों ऐसा, वो भी मैंने आपको बता दिया। इधर वस्तु की विपरीत दिशा में बना प्रतिबिंब आभासी होता है, इधर वस्तु की विपरीत दिशा में अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो रियल होगा, यानी कि वास्तविक होगा। तो वास्तविक और आभासी की परिभाषा दोनों में बदल जाएगी। ये चीज कहीं लिखने की नहीं है, सिर्फ इस चीज को हमें याद रखना है ताकि आगे की चीजें हमें समझ में आ जाए। जरा बताइए। हाँ जी, मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। संजय कुमार, प्रकाश प्रिज्म कब से चलेगा? भाई देखो संजय, शायद आप अभी तो नहीं जुड़े होंगे मुझसे, बहुत पहले से जुड़े हैं, और कई सारी बातें मैंने आपको बताई थी सीखने के लिए। अब तो आपको इतना भरोसा हो गया कि मैं कुछ भी छुड़वाऊंगा नहीं, और निश्चित तौर पर प्रिज्म मैं करा दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं टॉपिकों को कहीं से कहीं कराता हूँ, आपने देखा होगा मेरा एक सीक्वेंस है जहां अगला टॉपिक पिछले वाले से संबंध रखता है। तो प्रिज्म अपनी सही जगह पर आ जाएगा, आपको शायद पूछने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। सवाल ऐसा पूछो जो सच में समझ में ना आ रहा हो, आपको इससे कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछो। अच्छा, मुझे दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत मुझे इसलिए होती है, मैं मानता हूं कि जब मैं इन चीज़ों को समझा रहा होता हूं, तो तुम इस तरह के क्वेश्चन को टाइप कर रहे होते हो जिसके जवाब की शायद अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको। तो थोड़ा सा प्लीज़ फोकस किया करो, क्योंकि आपको भी पता है छोटी छोटी से तो अंतर है इन चीज़ों में। अब आपको अगर दर्पण याद है, लेंस दे दिया, तो सारी कहानी उल्टी हो जाएगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ने की चीज़ें हैं ये। चलो बहुत बढ़िया। देखो, समझने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, सिर्फ याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ किस तरह से होती है, आपका काम हो जाएगा बहुत आराम से, बड़ी आसान चीज़ है। तो चलिए फिर बनाते हैं अपने केस और फटाफट से ट्रिक से इन्हें याद करते हैं। तो ये रहा आपका उत्तल लेंस, और बना लेते हैं इसके 6 केस। ये लो, ये उत्तल लेंस है और हमने बना दिए इसके 6 केसेस। पहला केस ये है, अगला केस ये हो गया, अगला केस ये हो गया, 4, 5, और अगला केस आपका ये हो जाएगा 6। बांट लेते हैं इनको अलग अलग तरह से। थोड़ा मुझे लाइन खींचने का समय दो। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी
आरज़ू तू ही मेरी जान। चलो, अच्छा एक चीज़ लिखना रह गए, F1 और F2, तो इनमें मार्क कर लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारा। एक काम करते हैं, मैं F1 और F2 कहीं और लिख लेता हूँ, है ना। 1 सेकंड का समय देंगे बस। डंग 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 डंग। आप भी बनाओ मेरे साथ डायग्राम। 6 हो गए ना पूरे? 3। अब मैंने ज़्यादा छोटा बना दिया इसलिए आराम से कवर हो गया वो, नहीं तो आता नहीं है इतनी सी जगह में। इस पर लिख लेंगे कहीं यहाँ F1 और यहाँ लिख लेंगे 2F1। और एक बार इसको रख लेते हैं, ये चलो, हाँ, F1 और 2F1, और इधर लिख देते हैं F2 और 2F2। ठीक, अब इसी को उठाओ, लेकिन ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा यार। 1 सेकंड का समय दो भाई बस, है ना, बस 1 सेकंड। एक चीज़ रह गई है, चलो अब इसी को उठा के हर जगह कॉपी मार लेंगे, हमारा काम हो जाएगा आसान। आप भी बनाते रहो मेरे साथ, नोट कर लो। 4 5 और ये छठा केस हो गया। अब देखो केस क्या क्या बनने हैं आपको पता ही है कि पहले तो वस्तु जो है वो कहाँ रखी होगी, सबसे पहले तो फोकस के सामने रखी होगी, फिर वस्तु फोकस पे आ जाएगी, फिर वस्तु फोकस के पीछे होगी, फिर वस्तु 2F1 पे आ जाएगी, फिर वस्तु 2F1 से थोड़ी पीछे हो जाएगी कहीं यहाँ, 2F1 के पीछे हो जाएगी यहाँ, और एक बार वस्तु बहुत पीछे चली जाएगी जब हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट पे चली गई है, अनंत पे चली गई है। मैंने यहाँ अनंत लिख दिया है। अब देखो आपको समझ आ गया कि भाई पहले केस में तो प्रतिबिंब जो बनता है, किसी का भी पहला केस हो, वो कैसा बनता है, हमेशा आभासी बनता है, यानी कि वर्चुअल ही बनता है। आप बिल्कुल दिमाग ना दौड़ाएं, सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण में कोई वस्तु फोकस के सामने रखी है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस में, सॉरी, तो आप कहेंगे जी वो प्रतिबिंब होगा आभासी। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा इरेक्ट होता है। हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट। डेफिनेशन से बताइए भाई विकास बाबू, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है इनमें, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फोकस से आगे रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है। बाकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो खुद से भी लिख सकते हैं, वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें समझने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो हम शायद दर्पण में पढ़ चुके हैं, मे बी आपने दर्पण की क्लास ना ली हो, रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मिरर की क्लास लो, दर्पण की क्लास लो, ये तो बहुत आसान चीज़ है, कुछ है ही नहीं इसमें। अच्छा मुझे बताओ, किसी और को तो दिक्कत नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो फिर बताओ क्या दिक्कत हो रही है। पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया विकास बाबू। अच्छा, अब देखिए आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा, और बाकी सारे केसेस में क्या होगा, प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है, रियल बनता है, ये हमने पीछे पढ़ ही लिया है। और रियल प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, यानी कि ये इन्वर्टेड होता है, इनवर्टेड। अच्छा अब देखिए बाकी सभी केसेस में क्या बनेगा, प्रतिबिंब आपका वास्तविक ही बनेगा और उल्टा ही बनेगा। केवल एक केस में आपका आभासी और सीधा बनता है, बाकी सभी केसेस में प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा। तो सभी में क्या छाप दो, उल्टा छाप दो, ठीक है। अब बात आती है पोजीशन क्या है, तो पोजीशन के लिए देखो इसमें तो कभी पोजीशन पूछेगा ही नहीं, आभासी दर्पण की कोई प्रतिबिंब, आभासी इमेज की कोई भी पोजीशन नहीं होती है। आप कह दो वस्तु की ही ओर बनेगा, बस ऐसे लिख दो, चाहे लेंस के पीछे लिख दो या लिख दो वस्तु की ओर, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं कि लेंस के पीछे का हिस्सा कौन सा है, वस्तु की ओर, यानी कि टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट। अच्छा चलो इसकी कहानी खत्म। अब फोकस और अनंत का संबंध है, अगर वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आपका अनंत पे बनेगा, यानी कि इनफाइनाइट पे बनेगा। और अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा बाकी केसेस के लिए क्या करें, हम पकड़ लेते हैं 2F को। देखो अगर वस्तु 2F पर है तो प्रतिबिंब 2F पर ही बनेगा, और अगर वस्तु 2F से आगे है तो यहां ऐसे याद रखना कि इधर प्रतिबिंब 2F2 के आगे बनेगा, यानी कहीं यहां बन रहा होगा, ठीक है। अगर वस्तु 2F1 के आगे है तो प्रतिबिंब भी 2F के आगे बनेगा, अगर वस्तु 2F पर है तो प्रतिबिंब भी 2F पर बनेगा,
अगर वस्तु 2f के पीछे है तो प्रतिबिंब भी आपका 2f के पीछे ही बनेगा। तो लिखो, वस्तु अगर 2f1 के आगे हो, सवाल पूछा जाएगा अगर वस्तु 2f1 और f1 के आगे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप कहोगे साहब 2f2 के आगे बनेगा, तो आप कहोगे 2f2 के आगे बनेगा, यानी कि बियॉन्ड 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 2f2। अगर वस्तु 2f2 पर है, 2f1 पर है, तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? 2f2 पर, यानी कि एट 2f2। अगर वस्तु 2f1 के पीछे है तो प्रतिबिंब भी 2f1 के पीछे 2f2 के पीछे बनेगा। अच्छा देखो, पीछे का मतलब क्या है? f2 और 2f2 के बीच में, तो ज्यादातर इसको ऐसे ही बोलता है, आप कहेंगे जी f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, यानी कि f2 व 2f2 के बीच, f2 व 2f2 के बीच, यानी कि इन बिटवीन f2 एंड 2f2। आराम से समझ में आ गया होगा। अब बात करें साइज की, तो साइज में ये बताओ, अगर हम साइज देखते थे तो हम कहते थे कि C को पकड़ लो, यहाँ 2f1 को पकड़ लो, इससे पहले के सभी केसेस में प्रतिबिंब बड़ा बनता था, तो यहाँ के पहले केसेस में कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो लिख दो बड़ा, कहानी खत्म, बड़ा, यानी कि एन लार्ज। भाई मुझे बताओ जयसिंह बाबू, आप कह रहे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये बता दो बस, आपने दर्पण की क्लास ली है या नहीं, फिर मैं आपकी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा साहब? हर एक केस में बड़ा बनेगा, यानी कि एन लार्ज बनेगा, एन लार्ज, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि एन लार्ज बनेगा। ठीक है, और जब आप 2f1 पर वस्तु रख देंगे तो ये समान आकार का हो जाएगा, समान आकार का, समान आकार, यानी कि सेम साइज। और जब उसके पीछे चलते हैं तो प्रतिबिंब आपका छोटा बनना शुरू हो जाता है, डिमिनिस्ड बनना शुरू हो जाता है, छोटा यानी कि डिमिनिस्ड। लेकिन इसमें भी दो स्पेशल केस आते हैं। क्या स्पेशल केस आते हैं? अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत खूब, नहीं तो मैं बताता हूं। स्पेशल केस आते हैं कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो अनंत पर स्थित वस्तुओं को हम बहुत बड़ा मानते हैं और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आपका? बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। तो अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है तो हम उसके सामने क्या शब्द लगा देंगे? बड़ा, हाईली एनलार्ज। पेपर में दोनों ऑप्शन देगा, एनलार्ज और हाईली एनलार्ज, बड़ा या बहुत बड़ा, आप चुनेंगे बहुत बड़ा। और जब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो ये कैसा होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, यानी कि हाईली डिमिनिस्ड। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि दर्पण से इसमें कुछ अंतर है, सब कुछ तो मिरर के जैसा है। एक बार थम्स अप करेंगे, अगर समझ में आ गया हो नोट हो जाए। बाकी दो भाई अभी तक आए हैं, एक तो विकास कुमार थे और एक जयसिंह हैं, जो कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, क्या आपने दर्पणों को पढ़ा है, मिरर को पढ़ा है? बाकी किसको क्या दिक्कत है वो मुझे बताएंगे। बहुत बढ़िया सौरभ, बिल्कुल। रोहित सिंह, उत्तल दर्पण में आपने फोकस पर सीधा बताया था। हाँ बताइए, तो मैं तो आज भी सीधा बता रहा हूँ आपको, मैं तो बिल्कुल सीधा ही बता रहा हूँ। आप मेरी बातों को सुन कहाँ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि लेंस में दर्पण का उल्टा चलता है। आप उत्तल लेंस की तुलना उत्तल दर्पण से मत करो, उत्तल लेंस की तुलना अवतल दर्पण से करो। कॉन्वेक्स लेंस का कंपैरिजन कॉनकेव मिरर से करो, तब आपको समझ आएगा। अनंत पर छोटा बनता है ना मिरर में, लेंस में भी वही है, अनंत पर है तो छोटा बनेगा, छोटा ही नहीं बहुत छोटा बनेगा। लव यू भैया, मेरी जान, समीर बाबू बहुत सारा आभार प्यार। सवाल आपने जैसे दर्पण से सवाल देखे थे वैसे ही लेंस से बनेंगे, बस सवाल पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो साहब अनंत पे बनेगा। उत्तल दर्पण के फोकस से पहले, फोकस और प्रकाशिक केंद्र आपका जो ये होता है ओ, इसके बीच में प्रकाशिक केंद्र, यानी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच एक वस्तु रखी है। बताइए बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा? आभासी होगा या वास्तविक होगा? आप चुनेंगे आभासी। बड़ा होगा या छोटा होगा? आप चुनेंगे बड़ा। सीधा होगा या उल्टा होगा? आप कहेंगे सीधा बनेगा। सिर्फ इतनी सी बात, इससे ज़्यादा इससे कोई सवाल ही नहीं बन सकता। और आप देखें ना, यहाँ से ये कोई कम सवाल है क्या? अगर इससे मैं सवाल बनाने बैठ जाऊँ, मैं 200 सवाल यहाँ खड़ा खड़ा बना दूंगा। लेकिन अगर हमने इनको सिर्फ याद कर लिया
और याद भी नहीं करना, मैंने तो आपको ट्रिक के साथ कराया है, तो वो 200 नहीं 2000 सवाल भी आप कर ले जाओगे। गौतम बाबू, मेरा नाम धर्मेंद्र है। 3 और 4 में वस्तु एक जगह नहीं रखी है, ये वस्तु ना ये आप कह रहे हैं 1 2 3 और 4, 3 में तो देखो 2f से पहले है, 4 में 2f पर है। अच्छा इसमें 2f के पीछे बना लो थोड़ा सा, मेरे यहाँ हट नहीं पा रहा है, ये मेरे यहाँ कुछ आ रहा है, यहाँ लिखा नहीं जा रहा ना, तो इसमें जो वस्तु है ना वो 2f पर नहीं रखी है, 2f2 के पीछे रखी है। मैं इसको और थोड़ा इधर करके और इस वस्तु को यहाँ रख दूँ ताकि आपको समझ में, इसकी बात कर रहे हैं तो ये लो, हम मैंने 2f1 के पीछे रख दी वस्तु। चलो, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब देखो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, आप हेडिंग डालिए अवतल लेंस। उत्तल लेंस तो देख लिया ना, अवतल लेंस, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन थ्रू, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि भैया कॉन्वेक्स लेंस है उस प्रवृत्ति का कि अपने ऊपर पड़ने वाली समस्त किरणों को क्या कर देगा, बिखेर देगा। अगर इसका रे डायग्राम हम बनाने की कोशिश करें, मान लो ये आपकी वस्तु रखी है, अच्छा वस्तु किसी भी पोजीशन पे रख दो, ये तो किरणों को बिखेरेगा ही, कहीं भी रखो आप वस्तु को, ये क्या करेगा, वस्तु से जो किरणें आएंगी, मान लो ये किरण आई, इसको ऐसे बिखेर देगा, ये किरण आई, ये सीधी निकल जाएगी इससे। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई साहब ये इधर तो कहीं मिलने से रही, कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो हम क्या कर लेते हैं कि इनको पीछे खींचते हैं। भाई आप इसको पीछे खींचोगे तो देखो ये और ये कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो आपकी जो इमेज बनेगी कहीं यहाँ पर ही बनेगी। इसको ले लेते हैं इससे, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी कहीं यहाँ पर। बोलो आई बात समझ में? तो आप वस्तु को कहीं भी रख लो अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में, कॉनकेव लेंस में वस्तु को कहीं भी रख लीजिए, हमेशा इमेज ऐसी ही बनेगी। अच्छा इधर की तरफ बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप कहोगे जी साहब आभासी होता है, यानी कि वर्चुअल होता है। आपसे पूछे सीधा या उल्टा है, साफ साफ शब्दों में कहोगे आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है। आपसे पूछेगा आभासी सीधा, फिर आपसे पूछेगा कि तीसरी चीज क्या होती है, स्थिति हो जाएगी। आकार कैसा है, आप देखो ये है आपकी वस्तु, यानी कि ये तो है आपका ऑब्जेक्ट, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, और ये क्या है साहब आपका प्रतिबिंब, इमेज। तो आप एक बात देखिए कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है कि बड़ा, आप कहोगे जी छोटा बन रहा है, तो आप कहोगे छोटा, यानी कि डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। और अगर सुनो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, कब, जब वस्तु फोकस पे रखी होगी। तो इसमें एक बात डाल लेना कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर है, अगर प्रतिबिंब अनंत पर है यानी कि एट इनफाइनाइट, मैं वस्तु नहीं कह रहा हूं, मैं प्रतिबिंब कह रहा हूं। अच्छा चलो इसको पूरा लिख दो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट, आप कहोगे जब प्रतिबिंब अनंत पर है, इसको पूरा लिख लो, नोट डाल के लिख लो कि वैसे तो देखो हर जगह छोटा ही बनेगा, लेकिन जब प्रतिबिंब अनंत पर होगा, आप इसको पूरा लिखो कि जब प्रतिबिंब अनंत पर होगा, प्रतिबिंब अनंत पर होगा, जब प्रतिबिंब अनंत पर होगा यानी कि जब ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा बहुत छोटा, ये बनेगा बहुत छोटा, यानी कि डिमिनिस्ड नहीं, ये बनेगा हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा। ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन तो वस्तु की ओर है, इसमें कभी पोजीशन पूछेगा ही नहीं क्योंकि वस्तु की ही ओर बनेगा, यानी कि टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। अगर आपने अब उत्तल दर्पण पढ़ा होगा तो आप कंपैरिजन कर रहे होंगे कि बिल्कुल ये अवतल दर्पण से है। अब देखो, अब भैया जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि ये तो अपसारी बताया आपने, अपसारी तो कह रहा हूं मैं, अब देखो ना ये किरणों को बिखेर ही तो रहा है, बिखेर रहा है, मैं कब कह रहा हूं कि अभिसारी है। आपको शायद अपसारी का फिर मतलब नहीं पता, अपसारी का मतलब होता है जो किरणों को बिखेरे, है ना।
तो किरणों को बिखेर ही तो रहा है, अपसारे ही तो है। इसमें तो कहीं भी रख लो आप वस्तु को, कहीं भी, सबके प्रतिबिंब के गुण ऐसे ही बनेंगे, 6 के 6 के ऐसे ही बनेंगे। बहुत बढ़िया, हरीश समझ आ गया, हिमांशु बाबू ओके रिपोर्ट है, वेरी गुड अंजलि, बहुत बढ़िया। तो बताओ जरा, हाँ जी मुझे समझ में आ गया है। भैया एक बार नोट हो जाए तो प्लीज मुझे बताएंगे। चलो भाई ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। सर अवतल दर्पण होगा ना? नहीं यार कैसी बात करते हो, अच्छा कॉन्वेक्स लिख दिया मैंने, सॉरी मैंने कॉन्वेक्स लिख दिया यार, ये कॉनकेव होगा, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव, कॉनकेव, इतने तो आप समझदार हैं, शेप देख के समझ जाएंगे कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। नोट हो गया। अब देखिए यहां तक आप सभी ने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया। अब जरूरत है कि एक बार पहले हम इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, फिर एक बार इससे बनने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। देखो अभी तक हमने जितना अपवर्तन पढ़ा है, अपवर्तन पहले हमने परसों की क्लास में पढ़ा, फिर आज पढ़ा, इस अपवर्तन से बनते हैं आपके थ्योरेटिकल सवाल। अब थ्योरेटिकल सवालों को कल कर लेंगे पहले एक बार, जितने भी थ्योरेटिकल सवाल इससे बन सकते हैं उनको कोशिश करेंगे कल निकाल लेंगे, और साथ ही समय बचेगा तो फिर हम लोग इसके फॉर्मूले वगैरह पढ़ लेंगे, और उसकी अगली क्लास में या उसी क्लास में हम लोग समय बचेगा तो क्वेश्चंस कर लेंगे। मतलब वो तो समय के ऊपर है कौन सी क्लास में कब क्या करना है, लेकिन प्रोग्राम ये रहेगा कि पहले थ्योरेटिकल सवालों को कर लेते हैं, फिर इसके फॉर्मूले वगैरह पढ़ लेंगे। हालांकि वो हमने सब दर्पण में पढ़ लिए हैं, कुछ नया नहीं है, वही सारे फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, मैग्निफिकेशन के और लेंस का फॉर्मूला वहीं लिखवा दिया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना, कल तो आपकी क्लास ऑफ ही रहेगी। बाकी परसों मैं आपको इसके क्वेश्चन करा दूंगा और साथ ही हम इसके फॉर्मूले कर लेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस पे हम नजर डालेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भैया दर्पण को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना। वेरी गुड अमित कुमार, उत्तल दर्पण अवतल लेंस समान है, आप देखो ये एक कंक्लूजन आपको निकालने हैं। मैंने कोशिश ही आपके साथ ये की है कि आपको रटना ना पड़े कुछ भी, सिर्फ एक बार याद कर लो, सारी चीजें अपने आप रिलेट करते हुए चलो। अगर इनको अलग अलग रटोगे, दर्पण को अलग लेंस को अलग, तब तो हो लिया, कंफ्यूजन है महान, कुछ करना ही नहीं है। आप दर्पण याद रखो, लेंस की टर्मिनोलॉजी याद रखो कि उसमें पी की जगह ओ होता है, उसमें वहां सी की जगह 2F1 होता है, कहानी खत्म, आपका काम हो जाएगा। वस्तु की स्थिति राघवेंद्र कहीं भी रख लीजिए, जो हमने उत्तल लेंस में 6 स्थितियां पढ़ी हैं उनमें से कहीं भी रख लो, आपका काम हो जाएगा। हर एक स्थिति पे ऐसा ही बनेगा, सभी 6 के लिए। चलिए तो फिर मिलते हैं परसों की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। भैया कल जैसा कि मैंने आपको बताया है रिवाइज जरूर करना है, और केवल फिजिक्स नहीं करनी है, जितने सारे विषय आपने पढ़े हैं सारे के सारे आप सभी को रिवाइज करने हैं, ताकि आप हमेशा के लिए मतलब अप टू द एग्जाम तो कम से कम उनको याद ही रख पाएं। जितना मैक्सिमम रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।